मुझे अपने मामू और मामी का प्रोग्राम देखने का बहुत मज़ा आता था। मेरी मामी 2 साल छोटी थी मेरे मामू से। इसी वजह से वो हर रात नए तरीके से मामू को कहती। मैं जवान थी, इतनी छोटी बच्ची नहीं थी। मुझे काफ़ी अरसा हो गया था अपने मामू के घर रहते हुए। मैं इस बात से हैरान थी कि मेरी मामी बिला नागाही करती। आधे घंटे का प्रोग्राम देखते हुए मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती थी। एक रात मेरे जहन में ऐसा ख्याल आया, शायद ही किसी लड़की के जहन में आया होगा। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, प्रोग्राम देखकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई और सोचने लगी कि काश एक बार मैं मामी की जगह सो जाऊं। मैंने एक प्लान बनाया कि आज के बाद मैं मामू को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करूंगी कि शायद कोई बात बन जाए। जैसे ही मामू घर आते तो मैं बिना दुपट्टे के उनके सामने फिरती। एक दिन मेरी मामी को शक हो गया तो उसने मुझे रोक दिया कि अपने सीने को ढांप कर रखा करो। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, जवान हो गई हो और शादी की उम्र भी है। लेकिन मुझे हाथ की लज्जत ने इस कदर पागल कर दिया था कि मैं कुछ भी सोचने और समझने से कासिर थी कि यह सब गलत है। उस दिन मौका देकर मैंने मामू के सामने झुककर झाड़ू लगाया तो उनको ऐसा नज़ारा करवाया कि मेरा जहन ही तब्दील हो गया। उनकी निगाहें मुझ पर ऐसी जमी कि मुझसे खड़ा होना मुश्किल हो गया। उस दिन मामी बाजार गई थी जब मामू बिना दस्तक दिए कमरे में आ गए। उस वक्त तो मैं ऐसी हालत में लेटी थी कि कोई भी देखता तो उसे रहा ना जाता, और ऐसा ही मामू ने किया। उन्होंने आते ही अपना हाथ मेरे। जब मैं पैदा हुई तो मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सब कहते थे कि किसी परी का बच्चा पैदा हुआ है। बहुत ज़्यादा प्यारी थी और जवान होकर भी मैं हसीन में अपनी मिसाल आप थी। मैं ऐसी लड़की थी जिसका कोई भी शख्स देखकर यही कहेगा कि हमने इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। ये अपने चेहरे पर क्या लगाती है? ये खुद के साथ ऐसा क्या करती है कि ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत है? लेकिन असल बात तो ये थी कि मैं कुछ भी नहीं करती थी। मेरी खूबसूरती बिल्कुल कुदरती थी। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था और ना ही इतने वसाइल थे कि हम लोग कोई इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे। मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे और मेरी माँ का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। सिर्फ मेरे एक मामू ही थे जिनके साथ मेरी माँ का आना जाना था, और वह कहती थी कि ये बहुत अच्छा इंसान है। मेरी माँ भी बीमार रहने लगी और बराबर वो भी इस दुनिया से चली गई। उसने मुझे मेरे मामू के हवाले कर दिया और कहा कि इसका ख्याल रखना। वह वाकई बहुत अच्छे इंसान थे। उनका नाम जफ़र था। मैं उनके घर चली गई। उनका एक बेटा था जो 10 साल का था और एक बेटी जो 12 साल की। उनकी शादियों से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। उनकी बीवी जवान थी। मैं उनके घर में रहने लगी और मुझे उनके घर में रहते हुए 1 साल हो गया था। मेरे मामू ने मेरी मामी को कहा कि ये यहाँ पर रहेगी तो वह बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। उनका कहना था कि हम किसी की जवान बच्ची का बोझ क्यों उठाएं। जवान लड़की की जिम्मेदारी होती है और ये है भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत, कल को हमें इसकी शादी भी करनी पड़ेगी। मेरे मामू ने कहा था कि देखेंगे क्या होगा, अभी इसको सड़क पर तो नहीं फेंक सकते। उन्होंने उनको यह कहकर तसल्ली दी कि तुम उससे सारे घर के काम करवाना कर, ये मददगार मिल जाएगी। फिर मुझे मामू ने यह भी कहा कि बेटा इस घर में इतने काम नहीं है। मैंने वो बात तुम्हारी मामी से इसलिए की ताकि वो तुम्हें इस घर में रहने दे, क्योंकि उसका ही राज चलता है इस घर में। वो मेरे से 10 साल छोटी है, इसलिए मुझ पर बहुत ज़्यादा हुक्म चलाती है। तुम समझ सकती हो। मैंने सोचा मामू मैं इस घर में रहूँगी तो फिर पूरा दिन क्या करूँगी। अच्छी बात है, अगर काम कर लूँगी तो मेरा भी वक्त गुजर जाएगा। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। तुम्हारी माँ मेरी सगी बहन तो नहीं है लेकिन बहनों जैसी है। वो मेरी कज़न थी पर बहुत ही अच्छी इंसान थी। उसने तुम्हारी तरबियत भी बहुत अच्छी की है। मैं इस घर में रहने लगी थी लेकिन मेरी मामी ना सिर्फ मुझसे काम करवाती बल्कि मुझे ताने भी दिया करती थी। वह गुस्सा भी मुझ पर ही निकाला करती थी। ये इतनी खूबसूरत लड़की है। आजकल तो ऐसी ऐसी लड़कियों ने सारे मोहल्ले को अपने पीछे लगाया होता है जिनकी शक्ल सूरत भी इस काबिल नहीं होती, और हमारे मोहल्ले में तो वैसे ही इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चौक बना हुआ था जहाँ पर हमेशा जवान लड़के खड़े रहते थे। कोई सिगरेट पी रहा होता तो कोई लड़कियों को देखकर बातें करता था। उन्होंने वहाँ पर अड्डा बनाया हुआ था।
ان کو وہاں سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی گئی تھی لیکن وہاں سے ہٹتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ چوک کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ بات بھی ایسی تھی، اس چوک میں کھانے پینے کی دکانیں بھی تھیں، اس لیے یہاں ہمیشہ رش لگا رہتا۔ آپ کس کس کو وہاں سے ہٹا سکتے تھے؟ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا گھر یہاں سے بہت قریب تھا اور ہماری کھڑکیاں اس چوک کی طرف ہی کھلتی تھیں۔ گرمی میں بھی ہم کھڑکی نہیں کھولتے تھے کیونکہ سامنے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا تھا۔ میری مامی کو مجھے یہ بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ دراصل میری ماں نے بھی پسند کی شادی کی تھی، اس لیے وہ کہتی تھی کہ تمہاری ماں بھی ایسی تھی اور تم بھی ایسے ہی نکلو گی، اپنی ماں کی طرح پسند کی شادی کرو گی، جبکہ پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن ان کے لیے تھا، کیونکہ ان کی شادی تو پسند کی نہیں تھی، ان کی شادی زبردستی کروائی گئی تھی۔ وہ میرے ماموں سے 10 سال چھوٹی تھی اور کسی آپس لڑائی جھگڑے کے چکر میں ان کی شادی کروا دی گئی۔ دونوں خاندانوں نے صلح کی اور ساتھ میری مامی کو قربان کر دیا۔ وہ میرے ماموں سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، اس گھر میں اس لیے رہ رہی تھی کیونکہ یہاں ان کو اچھا کھانا پینا مل رہا تھا، نہیں تو کب کہ یہاں سے چلی جاتی اور کہتی کہ میں تو اپنے بچوں کے سمجھوتا کر کے بیٹھی ہوں۔ ایک دن صبح دودھ دینے والا آیا تو میں جاگ رہی تھی۔ ویسے تو ماموں یہ سب صبح جاگ جایا کرتے تھے، لیکن شاید ان کی طبیعت خراب تھی، وہ دیر تک سو رہے تھے۔ میں پتیلا لے کر باہر چلی گئی اور میں نے جا کر دودھ لے لیا۔ دودھ والے نے مجھے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ کو پہلے نہیں دیکھا۔ دودھ والا بھی جوان ہی تھا۔ میں نے کہا، میں بھی اسی گھر میں رہتی ہوں۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کہ ایک بات کہوں، برا تو نہیں منائیں گی؟ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ ابھی میں نے اس کا رد عمل نہیں دیا تھا کہ میری مامی وہاں پر آ گئی۔ انہوں نے مجھے دودھ والے کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ اندر چلی جاؤ۔ میں تو اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ بات میرے ماموں کو بتا دی گئی، اور وہ بھی ایسے کہ یہ صبح صبح اپنا رنگ روپ دکھانے کے لیے دودھ والے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی تعریف کر رہا تھا۔ میں نے کہا، ماموں اس نے کوئی بات بولی تھی لیکن میں نے ابھی اسے جواب نہیں دیا تھا۔ مامی نے پہلے ہی مجھے غلط سمجھ لیا۔ میری مامی کا کہنا تھا کہ تم نے کیا جواب دینا تھا؟ اچھا ہوا کہ وہ سب شروع ہونے سے پہلے میں وہاں پر آ گئی۔ میرے ماموں سر پکڑ کر بیٹھ کر، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کریں۔ شاید تھوڑے بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ آج تو انہوں نے مجھے بھی سختی سے کہا کہ آئندہ اس طرح کچھ ہوا تو تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کام ہے، میں سو رہا ہوں، اگر نہیں جاتا تو میں بازار سے دودھ لے آؤں گا، لیکن تم نے نہیں جانا۔ میں نے کہا، میں صرف مدد کرنا چاہ رہی تھی۔ میرے ماموں نے کہا، نہیں چاہیے تمہاری مدد، جس کام سے تمہیں منع کریں وہ کام مت کیا کرو۔ میں پورا دن اسی بارے میں سوچتی رہی کہ کیا میری غلطی تھی، کیا خوبصورت ہونا بھی میری غلطی تھی؟ جب کوئی بدصورت ہوتا ہے تو اسے بھی اس بات کی سزا دی جاتی ہے، جبکہ کسی کو یہ نظر نہیں آتا۔ میری زندگی دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ اب تو ماموں بھی مجھے ہر بات پر ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ ان کا رویہ اتنا برا تو نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ مامی کی کسی بات کو بھی خالی نہیں جانے دیتے تھے، کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور دیتے تھے۔ شاید مامی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی بیوی تھی، انہوں نے اس کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی میری مامی کی نفرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ یہ بد کردار ہے، اس کو گھر سے نکال دو، یہ بڑی چلاک ہے، اس نے لوگوں کے ساتھ رابطے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتہ یہ کیا کرتی رہتی ہے، کل کو اچانک سے ہی کوئی بات سامنے آ جائے گی، اس کو گھر سے نکال دو۔ میری مامی تو میری دشمن ہو گئی تھی، لیکن میرے ماموں نے مجھے گھر سے نکال کر باہر نہیں دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ آج کل ہمارے محلے میں ایک بات پھیلی ہوئی تھی، اس محلے کی کسی لڑکی کے ساتھ کسی نے بہت برا کیا تھا، لیکن وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ بہت بڑے خاندان کی بیٹی تھی، اس لیے کیس پولیس میں چلا گیا تھا، اور اب سارے محلے کے DNA ٹیسٹ ہو رہے تھے تاکہ اس لڑکی کے ساتھ کس نے برا کیا ہے، اور مجھے یہ بات بھی میری مامی نے کی زبان سے پتہ چلی۔ ویسے مجھے اس لڑکی کے لیے بہت افسوس تھا، لیکن پولیس والوں کا یہ طریقہ بہت اچھا تھا، اس طرح ملزم کو پکڑا جا سکتا تھا، نہیں تو وہ کبھی بھی پکڑا نہ جاتا، اور وہ لوگ ویسے ہی بہت زیادہ امیر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس محلے کی ساری لڑکیاں ہی ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں، اور اگر ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کل کو کسی اور کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس مجرم کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ایک ہفتے کے اندر ہی مجرم پکڑا بھی گیا تھا، ان کا ہی کوئی رشتہ دار تھا،
जो साथ वाले घर में रहता था, और उसने सोचा था कि इस पर शक नहीं आएगा, इसलिए उसने ये सब किया था और इसलिए वो इतने आराम से फिर रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि जिस पर सबसे ज़्यादा कम शक होता है उसी पर सबसे ज़्यादा शक करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को महफूज समझता है और ये सोचता है कि अगर मैंने गुनाह किया तो मुझ पर शक नहीं करेंगे। एक दिन मेरी मामी ने मुझे उल्टी सीधी बातें बताना शुरू कर दी, क्योंकि आज मेरे हाथ से एक गिलास टूट गया था। उन्होंने कहा, तो अपने आप को बड़ा नाज समझती है ना, अपनी माँ की तरह समझती है, उसको बड़ा गुरूर है तुझे अपनी शक्ल पर। मैं तुझे इस घर से निकलवा कर ही रहूँगी। वो मुझे मुसलसल डांट रही थी, इस वजह से मुझे जलील कर रही थी। मैंने उनको कह दिया, अगर आप मुझे यहाँ से निकालना चाहती हैं तो फिर निकलवा दें, अपने शौहर के आगे तो आपकी चलती नहीं, मुझे भी बातें सुनाती रहती हैं, लेकिन वो भी आपकी कोई बात नहीं मानता। आपको क्या लगता है कि मुझे यहाँ रहकर बहुत खुशी मिलती है? मैं इधर बहुत सुकून में हूँ। अगर मुझे यहाँ से निकाल देंगी तो मेरा कहीं ना कहीं और इंतज़ाम हो जाएगा। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, जो मेरे हक़ में बेहतर होगा वही मिलेगा, लेकिन आपकी बिला वजह की नफ़रत से तो मेरी जान छूट जाएगी। आखिर मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है? पूरा दिन गधों की तरह आपके घर के काम करती हूँ, खाना पकाती हूँ, आपकी सारी बातें सुनती रहती हूँ। मामी, इतनी नफ़रत किसी से नहीं करनी चाहिए, नफ़रत की भी कोई ना कोई हद होती है। मैं तो आज इस तरह बोल रही थी जैसे मेरे अंदर से सब्र ख़त्म हो गया था। मैं अपनी मामी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, मैं उनके साथ झगड़ा नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने इस बात को भी मेरी ज़ुबान दराज़ी समझा और उसके बाद मुझे मज़ीद बातें सुनाई। लेकिन अजीब बात ये थी कि आज रात को अपने मामू से शिकायत नहीं की, जबकि मुझे लग रहा था कि आज रात को तो मेरी बहुत बड़ी क्लास लगेगी और शायद मेरे मामू गुस्से में आकर मुझे घर से निकाल दें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मुझे लगा शायद मामी के दिल में मेरे लिए जगह बन गई है। वो ये सोचने लगी कि वो मुझे बिला वजह नफ़रत करके मेरे साथ जुल्म कर रही है। मैं तो यही चाहती थी कि वो बेशक मुझे अच्छा ना समझे, लेकिन कम से कम मुझे बातें तो ना सुनाया करें। मैं सारी ज़िंदगी उनके घर में पड़ी रहती, उनके घर के काम करने को तैयार थी, लेकिन बदले में मुझे थोड़ी ही इज़्ज़त चाहिए थी। मेरे नसीब में मोहब्बत नहीं थी, ये तो मुझे हाथ पर इज़्ज़त तो दी जा सकती थी, लेकिन एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और घर के बहुत सारे काम पड़े थे। आज मामू ने भी घर पर नहीं आना था। मैंने अपनी मामी को मजबूरी में आके बताया कि मुझसे तो बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अभी रात का खाना बनाना है। मुझे पता था कि वह कोई ना कोई बात करेंगी, लेकिन दिल में थोड़ी सी उम्मीद थी, शायद कह दें कि ठीक है मैं देख लूँगी। जब से हमारी एक दूसरे के साथ आड़ी बहस हुई थी, उन्होंने तो मुझसे कोई बात नहीं की थी, ना ही मुझे कोई बात सुनाई थी। इसलिए मैंने उनको कह दिया मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है। मैंने सोचा शायद उनके दिल में रहम जाग गया है। उन्होंने कहा, ठीक है रात का खाना मैं बना लूँगी, वैसे भी तुम्हारे मामू ने तो घर आना नहीं है, इतना काम नहीं है, तुम जाकर आराम करो, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाना। मैंने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। मैं बहुत खुश भी हुई और आंखों में खुशी के आंसू भी आने लगे। ये पहली दफ़ा था जब मामी ने मेरा एहसास किया था। मैं अपने कमरे में जाकर सुकून से सो गई और ऐसा सोई कि सुबह ही मेरी आंख खुली। पता ही ना चला कि मैं किस टाइम सोई किस टाइम उठी, मुझे पता ही ना चला। सुबह के 8 के कामों में लग गई। उसके बाद एक हफ्ते के बाद मेरी तबीयत अचानक से ख़राब रहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जबकि मैं वही काम कर रही थी, वही खाना वगैरह खा रही थी, पर मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही थी, चक्कर भी आ रहे थे और कमज़ोरी भी हो रही थी। एक दफ़ा मामू के सामने चकरा कर गिर गई। मामू भी मुझे हैरान होकर देख रहे थे कि मुझे क्या हो गया है जो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि इसको डॉक्टर के पास ले जाना है, तो इसका हक बनता है। उन्होंने कहा कि ले जाऊंगी। वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई और वहाँ जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो उसके बाद जो हुआ वो मुझे फना कर देने के लिए काफ़ी था। पूरे रास्ते में बेहोश खामोश खड़ी, क्योंकि मेरी मामी और मैं जैसे ही घर आए तो मेरे मामू ने पूछा कि क्या कहा डॉक्टर ने। दवाई वगैरह का कोई पर्चा दिया होगा, मुझे दो मैं जाकर ले आता हूँ। मामी ने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आते हुए थोड़ा सा जहर ले आओ, और अगर वो जहर इसको नहीं देना तो फिर खुद खा लो, क्योंकि तुम्हारी ये लाडली माँ बनने वाली है। मुझे तो जब से डॉक्टर ने ये बात बताई मैं तो तब से हैरान थी, ये कैसे हो सकता था, मेरा तो किसी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। तमाम वो भी हैरान रह गए। अब मैंने उन लोगों को क्या सफाई दी थी
जब डॉक्टर ने कह दिया था कि ये माँ बनने वाली है। मैं तो किसी बुत की तरह खड़ी थी, जिसको पता ही नहीं था कि उसने क्या किया है, और उसको ये भी नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। मेरे मामू ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि क्या किया तुमने? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया मामू। मेरी अम्मी ने मुझ पर फिर से हाथ उठाया और मामू ने भी उनका साथ दिया। मुझे जहाँ भर के ताने दिए गए, मेरे खून को गंदा कहा गया, न जाने क्या क्या मैं सुनती रही, और ये दिन भी गुजर गया। अगले दिन मेरी मामी ने मेरे मामू से पूछा कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं, इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी मामी का कहना था कि किसी और का गुनाह अपने घर में नहीं रखूंगी। उसने इसी मोहल्ले में किसी के साथ चक्कर चलाया होगा। उस शख्स को तलाश करो और उसके साथ रवाना कर दो। जिसने भी ये सब किया है तो वो अपनी जिम्मेदारी ले। हम क्यों जिम्मेदारी लें? पहले इसकी जिम्मेदारी ली और फिर उसके गुनाह की जिम्मेदारी लें। और कल को ये बात किसी को पता चल गई तो क्या हुआ? जल्दी जल्दी इस शख्स को तलाश करो। मेरे मामू का कहना था कि वो तो शख्स कोई चौक में खड़ा होगा, उसकी शक्ल पर लिखा होगा कि वो मैं हूँ, और मैं जाकर उसे तलाश कर लूँगा। ऐसे थोड़ी होता है। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी मामी ने कहा कि मुझे पता है कि क्या कैसे हो सकता है, ये सब कुछ मालूम है मुझे, बस तुम इस मामले में ना बोलना। मेरे मामू ने अपना सर पकड़ा हुआ था, कहने लगे कि मैं बोलने के काबिल ही कहाँ रहा हूँ। इस लड़की ने तो मुझे बदनाम ही कर दिया। मेरी मामी मलकों के घर चली गई, जिनकी बेटी के साथ किसी ने बुरा किया था। उन्होंने मुझे उनको पकड़ लिया था। मेरी मामी ने उनके आगे ये सारा मसला बयान किया। परेशानियों जैसे आप लोगों के लिए सारे मोहल्ले का टेस्ट करवाया था। आप दोबारा करवा सकते हैं ताकि पता चले कि मामला क्या है, कि इस लड़की ने किसके साथ मुंह काला किया है, ताकि मैं उसको इसके साथ ही रुखसत कर दूं। वो लोग भी ऐसे मामला को समझते थे, क्योंकि उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ था। उन्होंने कहा कि जैसे हमने पहले किया था इसी तरह इंतज़ाम करवा देंगे, आप फिक्र ना करें, और आपकी मजबूरी हमारी मजबूरी है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। मेरे मामू ने कहा कि इस तरह तो ये बात गले को फिर जाएगी। ये तुमने क्या किया? मैंने कहा, तो पता चल जाए, बेशक पता चले। वैसे भी पूरे मोहल्ले को ये भी पता है कि ये हमारी बेटी नहीं है। हमारी इज़्ज़त की पगड़ी उसके सर पर नहीं है। उसने अपने मरे हुए माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब की है। मेरी हालत बहुत बुरी थी, मुझे पहले ही कहीं का नहीं छोड़ा गया था। अब तो मुझे दिन रात ना सिर्फ बातें सुनाती जाती, बल्कि मुझ पर हाथ भी उठाया जाता। सारे मोहल्ले के चर्चा होना शुरू हो गए। मेरा तमाशा पूरे मोहल्ले में बन रहा था। लोगों को मेरी कहानियाँ सुनाती जा रही थी।